हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। तो अब मैं आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो लेके आया हूँ वो मैं एक्चुअली रिवर पढ़ा रहा था। तो रिवर पढ़ाते पढ़ाते मैं अटक गया था इंडस रिवर पे, यानी हिमालयन रिवर पे रुका था। तो आज हम लोग उसको बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जीके जीएस का कोई भी एग्जामिनेशन हो, जनरली रिवर से क्वेश्चन पूछ ही देता है। कभी कभार भले ना पूछे, लेकिन जनरली पूछ देता है। तो हम लोग उसी जनरल वे को लेके चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द हिमालयन रिवर। तो हिमालयन रिवर में तीन बड़ी नदियाँ आती है। तीन बड़ी नदियाँ आती है। पहली नदी आती है इंडस नदी। इंडस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडस नदी को हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं। कौन सा नदी कहते हैं? सिंधु नदी भी कहते हैं। दूसरा जो आता है वो है गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा को हम लोग गंगा कहते हैं। और तीसरा जो आता है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्म ब्रह्मपुत्र पुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। तो ये तीन नदियां हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों का तीनों हिमालयन रिवर का एक अंग है। और तीनों का तीनों अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम है। यानी अगर हम बात करें इंडस नदी की, कुछ और भी नदियां होंगी सहायक नदियां। गंगा नदी की कुछ और भी नदियां होंगी सहायक नदियां। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ और भी होंगी सहायक नदियां। तो एक एक करके हम लोग एक एक नदी को डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं द इंडस नदी सिस्टम से, यानी द इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस नदी सिस्टम को अगर हम शुरुआत करें तो उससे पहले कुछ इंडस नदी के बारे में आपको बताता हूँ। इंडस नदी बेसिकली लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाता है। रिवर बेसिन क्या होता है? मान के चलिए ये नदी है। ठीक है, मान के चलिए ये नदी है। तो इसके आसपास में कुछ ना कुछ उसका सहायक नदी होगा। कहीं कहीं से जाके ये ट्रिब्यूटरी होगा और कहीं कहीं पे जाके ये सब्सिडरी होगा। ठीक है, आर्बिट्री होगा। यानी कहीं पे ये मिल रहा होगा नदी से, कहीं ये नदी से बिछड़ रहा होगा। तो ऐसे करके इसके आसपास का जो एरिया हम लोग मानेंगे, उस एरिया को हम लोग कहते हैं रिवर बेसिन। क्या कहते हैं? रिवर बेसिन। रिवर बेसिन। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाता है। कितना का एरिया है रिवर बेसिन का? अगर आप देखेंगे ना तो इसका टोटल एरिया हो जाता है 11,65,000 किलोमीटर। 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये बनाता है। इसका रिवर बेसिन है। समझ रहे हैं कितना भयंकर रिवर बेसिन है? रिवर बेसिन इतना बड़ा है। अगर हम बात करेंगे इंडिया में कि भैया बताइए भारत में कितना इसका हिस्सा है ऐसा, या कि कौन कौन सी नदी है जो है उसका रिवर बेसिन कितना बनाता है, तो जो नदी का रिवर बेसिन है उसका वन थर्ड पार्ट ऑफ रिवर बेसिन। वन थर्ड पार्ट ऑफ रिवर बेसिन जो है ये भारत में रिवर बेसिन है। इसका रिवर बेसिन भारत में है इसका। मतलब अगर हम किलोमीटर या इसका किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देखेंगे तो 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये पूरा पूरी एरिया भारत में रिवर से, मतलब भारत में जो इसका रिवर बेसिन है वो इतना किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बनाती है। अब आते हैं लंबाई पे, नदी का लंबाई कितना है। तो जो इंडस नदी की लंबाई है, ठीक है, लेंथ जो है इंडस नदी की, वो कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ की मैं पहले बात करता हूँ। टोटल लेंथ हो जाएगा आपका 2,880 किलोमीटर। ठीक है। और अगर हम भारत में बात करेंगे, इंडिया में बात करेंगे, इन इंडिया भारत में बात करेंगे, तो 1,114 ये इसका लंबाई हो जाता है। ठीक है, ये इसका लंबाई हो जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? दिस नदी, इस नदी को हम लोग, आपको पता ही है, इंडस नदी को हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सब यहीं पर मिला है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना नदी है। इसी नदी के आसपास में बहुत सारा सिविलाइजेशन बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो नाम का शहर, हड़प्पा नाम का शहर, ठीक है, ये सब बहुत सारा इसमें बसा हुआ था। तो वो सिविलाइजेशन हमको बाद में मिला, है ना। अलग अलग उसका भी कहानी है, हिस्ट्री का कहानी है उसमें। ठीक है। तो इसको माना जाता है कि इसमें सिविलाइजेशन बहुत सारा बसा हुआ था। इसको सिंधु नदी भी कहते हैं, है ना। चलिए, इसमें ट्रिब्यूटरीज भी कुछ थी, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है ना। तो ये बेसिकली वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट मतलब समझते हैं, मतलब अगर हिमालयन रिवर को हम ऐसे नॉर्थ, आपका इधर तो क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर साउथ। अब मान के चलिए हम हिमालयन रिवर के लिए अगर देख रहे हैं, हिमालयन रिवर के लिए अगर हम ऐसा देख रहे हैं, तो इसमें जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये नदी आता है पूरा सिंधु नदी। यानी हिमालयन रिवर में जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वेस्ट वाला पूरा पार्ट है,
उसमें आपका इंडस नदी बसा हुआ है, ठीक है, इंडस नदी बसा हुआ है। अब कहाँ से निकलता है, चलो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, जितना भी हिमालयन रिवर है, जितना भी हिमालयन रिवर है, मैंने पहले बताया था हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर वाला, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। हिमालयन रिवर का अगर हम बात करें कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो जितना भी हिमालयन रिवर है सब ग्लेशियर से निकलता है, सब ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। और हर ग्लेशियर का कुछ ना कुछ नाम है। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ का जो पहाड़ बना होता है ना, बर्फ जम जम के पूरा का पूरा बर्फ का जो पहाड़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या कहते हैं, बर्फ का पहाड़, आइस का माउंटेन, ठीक है, उसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। तो हर हिमालयन रिवर कोई ना कोई ग्लेशियर से निकलती है। इतना दिमाग में बैठ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं और आगे। तो बेसिकली ये आपका बोखारा, बोखारा चा नाम का एक ठो ये बेसिकली ये क्या है, बोखारा चा नाम का एक ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर है। और ये एक्चुअली कहाँ से निकलती है ना, एक्चुअली अगर बात करें तो कैलाश से निकलती है। अब मैं बताता हूँ कैलाश क्या होता है। देखिए, पौराणिक कथाओं में आप सुने होंगे कि भगवान शिव कैलाश में वास करते थे। भगवान शिव कैलाश में माँ पार्वती के साथ और गणेश जी के साथ, कार्तिकेय के साथ रहा करते थे। तो ये काफी पुराना रहा है ऐसा। तो उसी कैलाश के पास एक ग्लेशियर था, जिस ग्लेशियर का नाम है बोखारा छा ग्लेशियर। तो इसी ग्लेशियर से बेसिकली इंदस नदी निकलती है, ठीक है। इसी ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, जो कि तिब्बत के पास है। तिब्बत में मानसरोवर के पास बेसिकली देखने को मिलता है। मानसरोवर का भी काफी पुराना मतलब पौराणिक कथाओं में जिक्र है, वर्णन है। हालांकि कैलाश का ऐसा अल्टीट्यूड है कि कोई आदमी वहां तक जा नहीं सकता, पहुंच नहीं पाता है। और इसमें क्या है कि पहाड़ियाँ कुछ ऐसी है कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ लोग गए भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भारत में कहाँ इंटर करती है, बहुत डिटेल हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, फिर भी लिखा देते हैं। भारत में, इंडिया में, है ना, इंडिया में इंटर कहाँ करती है, इंटर इंडिया में इंटर करती है देमचुक के पास, ठीक है। ये देमचुक के पास, जो कि लद्दाख और जस्कर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अभी एक आध बेसिक सा सवाल है, ठीक है, एक बेसिक सा सवाल है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? तो तिब्बत में इसको कहते हैं सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान का मतलब क्या होता है? सिंगी खम्बान का मतलब होता है लायंस माउथ, मतलब शेर का मुंह। शेर का मुंह कहा जाता है इस नदी को। तो पूछा जाएगा शेर का मुंह किस नदी को कहा जाता है, तो सिंधु नदी को कहा जाता है। इसका क्या कहा जाता है तिब्बत में? तिब्बत में कहा जाता है सिंगी खम्बान, KHAMBAN खम्बान, ठीक है, सिंगी खम्बान, ये इसको कहते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग इंदस नदी का डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि आपका ज़्यादा डिटेल में पूछने का बनता भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। ओके चलिए, तो इंडस नदी ऐसे बीच में लिखिए आप, इंडस रिवर। और इंडस रिवर का कुछ सहायक नदी है, कुछ क्या है, सहायक नदी। कौन कौन सा है भाई, देखते हैं। सबसे पहले अगर इसको मैं ऐसे करूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको पता चले। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो इंडस नदी, एक तो खुद हो गया इंडस नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है? मानसरोवर के पास, मैंने बताया नियर मानसरोवर। इसको लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मानसरोवर लेक कहाँ निकलता है भाई? इन तिब्बत, तिब्बत। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है, अब इसका क्या है दूसरा सहायक नदी? तो ये है चेनाब। चेनाब है इसका सहायक नदी। कहाँ निकलता है? तो बारालाचा पास। इतना लिख लेंगे तो काम हो जाएगा, बाकी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जो कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पास निकलता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पास चेनाब नदी बारालाचा पास, बारालाचा पास से निकलती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है रावी, ठीक है, रावी। रावी को कैसे याद करेंगे? रावी बेसिकली नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास के पास निकलती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश के पास ये निकलती है। तो रावी कहाँ से निकलती है? नियर रोहतांग पास, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका आता है ब्यास नदी, BEAS, ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ निकलती है? सेम यहाँ पे निकलती है, ये दोनों सेम निकलती है, नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास। ये कहाँ पड़ता है भाई? ये HP में यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब आते हैं और आगे। तो इसका एक और होता है सतलज नदी, सतलज नदी। इसको खाली रट लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
इसको खाली रट लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। राकस लेक बोलते हैं इसको, है ना। इसका भी काफ़ी पुरानी कथाओं में वर्णन है। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे, है ना। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, बट मैं बचपन में सुनता था घर में, है ना। मेरे घर का थोड़ा माहौल धार्मिक वाला था, तो शिव पुराण वगैरह सुनते थे, तो उसमें राकस लेक का जिक्र आता था कि राकस लेक जो है वो, इसमें कोई राक्षस का कब्जा था, तो ऐसे ऐसे करके, है ना। बड़ा ही मज़ेदार, मज़ा आता था बचपन में सुनने में, है ना। हिमाचल प्रदेश मतलब मानसरोवर लेक का भी कुछ पवित्र माना जाता है कि वहाँ पे दो नदियाँ पाई जाती है, दो झील पाई जाती है, मानसरोवर झील और एक और बगल में झील। मानसरोवर झील मीठा पानी का झील है, बगल वाला खारा पानी का झील है। खारा पानी वाला राक्षस का था, मानसरोवर वाला देवता का था। तो वो सब सुनते थे, खैर कोई बात नहीं, आते आगे। सतलज जो है वो राकस लेक में बसा हुआ है, नियर मानसरोवर। हालांकि जो हम सुनते थे उसको अगर हम ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं तो सबका सब सही सही चीज मिलता है, एकदम सबका सब सही सही मिलता है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो नियर मानसरोवर के पास राकेश लेक पाया जाता है। इसके बाद एक आता है झेलम। झेलम, ठीक है। झेलम कहाँ पाया जाता है? वारीनाग में। वारीनाग जो कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। तो झेलम नदी कहाँ मिलता है भाई? कश्मीर में मिलता है। झेलम नदी कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो लिखवा है इसको रट लो, इसको लिख लो, इसको रट लो। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाँ बताओ इंदस नदी के सहायक नदी क्या है, तो ये सब जितने लिखे हैं मैंने, ये सहायक नदी है। इंदस नदी में जो सहायक नदी है चेनाब, वो कहाँ से निकलता है? तो चेनाब बारालाचा पास से निकलता है। रवि कहाँ से निकलता है? नियर रोहतांग पास से निकलता है। व्यास कहाँ निकलता है? रोहतांग पास के पास निकलता है। सतलज कहाँ निकलता है? राकस लेक मानसरोवर के पास निकलता है। झेलम कहाँ निकलता है? वारीनाग कश्मीर में निकलता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका ट्रिक एक बताते हैं जिससे आपको इसका नाम याद हो जाए, है ना। इसका ट्रिक हम बताते हैं जैसे इसका याद हो जाए। चलिए, तो इसका याद रख सकते हैं जेसी, है ना। इसको ऐसे याद कीजिए, जेसीबी रास्ता से साइड करो। जेसीबी रास्ता से साइड करो, हम उल्टा लिख दिए क्या? चलो लिख देते हैं, जेसीबी रास्ता से साइड करो। जेसीबी रास्ता से साइड करो। ये तो हो गया जे फॉर झेलम, जे फॉर झेलम। सी का मतलब क्या होगा? चेनाब। जे फॉर झेलम, सी फॉर चेनाब। बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी का मतलब हो जाएगा ब्यास। बी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्यास। आर का मतलब हो जाएगा रावी। आर का मतलब हो जाएगा रावी। एस का मतलब हो जाएगा सतलज। आर इसका मतलब हो जाएगा सतलज। क्या ट्रिक बताया मैंने? जेसीबी, जे कैपिटल है तो जे फॉर झेलम, सी फॉर चेनाब, बी फॉर ब्यास। रास्ता में आर कैपिटल रखेंगे तो आर का मतलब हो जाएगा रावी, और साइड करो मतलब हो जाएगा सतलज। टोटल कितनी सहायक नदियां हैं? 5 सहायक नदियां। टोटल कितनी सहायक नदियां हैं? 5 सहायक नदियां हैं, बड़ी बड़ी 5 सहायक नदियां, और इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो ये याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? जेसीबी रास्ता से हटाओ, जेसीबी रास्ता से हटाओ, जेसीबी रास्ता से हटाओ, जेसीबी रास्ता से हटाओ। आपका यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए, है तो हर नदी के बारे में, लेकिन हम आपको उतना ही लेवल का पढ़ा रहे हैं जितना आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उतना डिटेल में पूछने का सिचुएशन नहीं है। कौन कहाँ से निकलता है मैंने बता दिया, है ना। ये सब नदी, कौन कौन सा सहायक नदी है ये भी मैंने बता दिया। तो इसके अलावा और लग नहीं रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोल इंडिया या जितना भी सब्सिडरी एग्जामिनेशन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप डी के लिए भी इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता। चलिए आते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग गंगा नदी रिवर सिस्टम पे। गंगा नदी रिवर सिस्टम को हम एक दिन में उड़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय का अभाव हो जाता है। गंगा रिवर सिस्टम। देखो गंगा नदी सिस्टम को समझिएगा उससे पहले यहाँ पे कुछ हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कुछ हम आपको बताना चाहेंगे। हिंदू माइथोलॉजी जो रामानंद सागर का सीरियल आता था टीवी पे, तो उसमें बताया जाता था कि एक गंगा माँ करके सीरियल आता था, शायद आप देखे हैं कि नहीं देखे पता नहीं। तो उसमें बताया जाता था कि सतोपंथ नाम का कोई एक ठो पहाड़ हो, चट्टान है, बर्फ का चट्टान है। उस जगह पे बद्रीनाथ नाम का एक धाम बाद में सिचुएटेड किया गया था, है ना। तो एक अलकनंदा नाम का नदी था, है ना, मतलब आदमी था या जो भी थे, माना गया है पौराणिक ग्रंथों में कि अलकनंदा, ठीक है, मंदाकिनी, है ना। अलकनंदा मंदाकिनी जब जाके मिल जाता है, बेसिकली अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी, है ना। तो जाके उसको हम लोग फिर हम लोग गंगा कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के भागीरथी और अलकनंदा को, भागीरथी प्लस अलकनंदा,
नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब जितना भी पौराणिक कथा है, ग्रंथ है, उसको अगर आप रिलेट करते हैं ना, तो ज्योग्राफी में हूबहू वही सब चीज़ मिलता है, ठीक है। तो हम खैर बाबा साधु नहीं है, हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, मेरा तो ज्योग्राफी पढ़ाने का काम। चलिए, तो देखो ऐसा है, सबसे पहले एक निकलता है धौली गंगा। क्या निकलता है? धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा निकलता है, और एक तरफ से निकलता है आपका अलकनंदा। क्या निकलता है? अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। एक तरफ से निकला धौली गंगा, एक तरफ से निकला अलकनंदा, दोनों मिल गया, दोनों मिल गया, एक था राजा एक था रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। तो यहाँ पे दोनों मिला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जोशी मठ। जोशी मठ जितना भी है सब हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। लोग जाते हैं वहाँ पाप काटने, नहाने धोने, पूजा पाठ करने, ठीक है। तो ये सब का नाम कहीं ना कहीं आप सुने ही होंगे अपने पूर्वजों से, बूढ़े बूढ़े बुजुर्गों से, कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जोशी मठ। जोशी मठ का एक और नाम है, जोशी मठ का क्या नाम है? जोशी मठ का नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग भी इसको कहते हैं, जोशी मठ कहो या विष्णु प्रयाग कहो एक ही बात है, जोशी मठ कहो या विष्णु प्रयाग कहो एक ही बात है। क्या है भाई विष्णु प्रयाग? तो दो नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदी? धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा अलकनंदा, धौली गंगा अलकनंदा, धौली गंगा अलकनंदा। एक क्वेश्चन जो काफी बार पूछा है एग्जामिनेशन में, कि बद्रीनाथ कौन से नदी के किनारे अवस्थित है? तो याद रखिएगा, जो बद्रीनाथ है, जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ है, वो अलकनंदा की नदी के किनारे बसा हुआ है। जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा? अलकनंदा। कौन सा? अलकनंदा। अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। धौली गंगा और अलकनंदा जब मिल जाता है तो उसे जोशी मठ या विष्णु प्रयाग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब आते हैं आगे। अब क्या है, अभी यही जो मिला हुआ नदी है, यानी धौली गंगा और बद्रीनाथ जो मिला हुआ है, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब जब आगे बढ़ता है तो इसमें छोटी मोटी एक आध नदियां मिलती है ना, आगे बढ़ता है, ठीक है। छोटी मोटी कौन कौन सी नदियां मिल जाती है इसमें? इसमें एक मिल जाती है पिंडार नदी, पिंडार नदी, ठीक है। नदी का हम डायरेक्शन कुछ ऐसे रखते हैं, डायरेक्शन से समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, है ना। पिंडार नदी इसमें मिलती है। इसके बाद पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है, इसका भी एक और प्रयाग नाम दे दिया गया है। इसको, इस चार्ट को अगर आप समझ लेंगे ना, तो आपका गंगा रवि से रिवर सिस्टम से जितना क्वेश्चन आता है आधा निपट जाएगा यहीं पे। ये जो प्रयाग है इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग, ठीक है। ये भी पवित्र जगह माना जाता है। पिंडार नदी और जो आपका अलकनंदा नदी मिल के आ रही है, उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पे पिंडदान किया जाता है पिंडार नदी के किनारे, यानी कर्ण प्रयाग में पिंडदान किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बार बार टॉपिक से भटक जा रहे हैं। अभी आपका एक और नदी आता है, और आने के बाद इसी में मिल जाता है। देखो ना, और नदी आता है और इसी में मिल जाता है। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदा मन स्पेलिंग गलती हो जा रहा है, रुको एक मिनट। इस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। अभी मंदाकिनी कहाँ से निकलती है भाई? तो मंदाकिनी याद रखिएगा, मंदाकिनी के किनारे कौन सा जगह बसा हुआ है, पवित्र स्थल? अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है ना। चलिए, तो ये कौन सा बचा हुआ है? ये बचा हुआ है केदारनाथ, केदारनाथ। तो दिमाग में रखिएगा, अलकनंदा बद्रीनाथ मंदाकिनी केदारनाथ, अलकनंदा बद्रीनाथ मंदाकिनी केदारनाथ। सिंपल भाषा में BAMK, BAMK। BA मतलब होता है बद्रीनाथ अलकनंदा, अब मंदाकिनी कहाँ है? केदारनाथ में, ठीक है। या फिर इसको KM भी याद रख सकते हैं, किलोमीटर। BA किलोमीटर, BA किलोमीटर, BA मतलब B फॉर बद्रीनाथ, K फॉर केदारनाथ, A फॉर अलकनंदा, M फॉर मंदाकिनी, यानी बद्रीनाथ अलकनंदा, K फॉर केदारनाथ मंदाकिनी, ठीक है। तो पूछ सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो केदारनाथ याद रखिएगा मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब ये मंदाकिनी नदी भी जाके यहाँ पे मिल रही है,
तो यहाँ पर एक और प्रयाग होगा, यहाँ पे एक और प्रयाग होगा। इस प्रयाग को क्या बोलेंगे? इस प्रयाग को हम लोग बोलेंगे रुद्र प्रयाग। क्या कहेंगे? रुद्र प्रयाग। ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक हमने आपको बताया, एक था आपका विष्णु प्रयाग, ये था क्या, तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी जब मिलती है तो विष्णु प्रयाग कहते हैं। इसके बाद पिंडार नदी जब मिलती है किसमें, जो आपका अलकनंदा नदी आ रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। उसके बाद हम पढ़े मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलती है तो उसे हम रुद्र प्रयाग नाम का एक जगह कहते हैं। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग इसको नदी को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी एक और नदी इसी से आके यहाँ पे मिलती है। ठीक है। एक और नदी आके मिलती है। इस नदी को क्या कहते हैं? इस नदी को कहते हैं भागीरथी। यही है मेन चीज, भागीरथी। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जब आके मिलती है अलकनंदा नदी से, तो यहाँ पे एक और प्रयाग बनता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग, यानी कि देवता कहाँ बसते हैं? गंगा नदी में बसते हैं। देवता कहाँ बसते हैं? गंगा नदी में बसते हैं। देवता कहाँ बसते हैं? गंगा नदी में बसते हैं। और यहाँ जो मिल गया इसी को कहते हैं गंगा नदी। तो कभी आपसे पूछेगा कौन सी दो नदियों को मिलने के बाद उसे गंगा कहा जाता है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तो उसे देवप्रयाग पे मिलती है तो उसे हम गंगा नदी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। ठीक है। चलिए, है ना। हालांकि भागीरथी नदी का एक और सहायक नदी है, छोटा सा, इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लीजिए, है ना। भीलांगना नाम है उसका, भीलांगना रिवर। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने बताया धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है तो विष्णु प्रयाग, पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से तो कर्ण प्रयाग। इसके बाद हमने बताया मंदाकिनी और रुद्र प्रयाग मिलता है, मंदाकिनी निकलता है आपका अलकनंदा से मिलता है तो रुद्र प्रयाग। भागीरथी नदी अगर आपका अलकनंदा से मिलती है तो देव प्रयाग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यही वाला नदी जो है ये आपका धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए जाती है। ठीक है, यही वाला जो नदी है वो धीरे धीरे आपका आगे की ओर बढ़ते हुए जाती है। ओके, यही नदी ऐसे ऐसे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए निकल जाती है। ठीक है, इसी के किनारे ऋषिकेश बसा हुआ है, गंगा गंगा नदी के किनारे पे। इसी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है, हरिद्वार। इसी के किनारे आपका और भी कुछ कुछ बसा हुआ है। ठीक है। चलिए, ओके। अगर एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी और भिलंगना नदी जहाँ पे मिलता है उसी के किनारे, इसको हम लोग यहाँ पे एक तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बना हुआ है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बना हुआ है। ठीक है, इस डैम को क्या बोलते हैं? टिहरी डैम। ये पूछता है टिहरी डैम, टिहरी डैम, टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम, टिहरी डैम। ठीक है, कितना मीटर उसका ऊंचाई है? 260.5 मीटर ऊंचाई है, हाइट है इसका, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था मैंने यही लिख दिया भाई साहब। अब अगर ये पेज को आपको याद कर लिए तो फिर आपका हो गया काम, है ना। फिर आपको बस हल्का फुल्का कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे, बाकी आधा ज्यादा चीज तो यही निपट गया। पूछेगा अलकनंदा धौली गंगा मिलता है क्या बोलते हैं, तो भैया उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं, जोशीमठ भी कहते हैं। सोमनाथ मतलब बद्रीनाथ कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका केदारनाथ कहाँ बसा हुआ है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। बी ए के एम। इसके बाद पिंडार नदी जब अलकनंदा के साथ मिलती है तो क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, है ना। चलिए, अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक हो गया विष्णु प्रयाग, ठीक है, एक हो गया कर्ण प्रयाग, एक हो गया रुद्र प्रयाग, एक हो गया देव प्रयाग। प्रयाग का संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन एक और है जिसको कहते हैं प्रयागराज, प्रयागराज। ये हो गया 5वां प्रयाग। तो टोटल प्रयाग कितने हैं? 5 प्रयाग हैं टोटल। 4 प्रयाग तो यहाँ दिख रहा है। अब देव रुद्र प्रयागराज क्या होता है? प्रयागराज जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जो कभी मिला करती थी बट अभी लुप्त हो गई है, उस जगह पे सरस्वती नदी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रयागराज। तो टोटल प्रयाग कितना है? 5 प्रयाग है। कौन कौन सा है? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयागराज। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयागराज। ये हो जाएगा आपके 5 प्रयाग। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमको नहीं लगता है कि आपको और कुछ लिखाने वाला जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, ऐसा है, गंगा नदी की लंबाई पूछती है, गंगा नदी,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपका सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। ठीक है ना? कहाँ से निकलती है भाई? गंगोत्री बेसिकली गोमुख से निकलती है। सब तो मैंने बता ही दिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट ना रह जाए, बस मेरा यही ध्यान है। इसका बोला जाएगा अगर रिवर बेसिन कितना किलोमीटर का स्क्वायर में फैला हुआ है, रिवर बेसिन कितना किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में फैला हुआ है, तो ये 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में फैला हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बताओ भारत में रिवर बेसिन सबसे ज़्यादा किसका है, तो गंगा नदी का है। लेकिन पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा किसका है, तो इंदस नदी का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में, यानी कि फरक्का बैराज के पास से गंगा दो भाग में डिवाइड हो जाती है, भारत में घुस जाती है, उसे हम हुगली कहते हैं, और जो बांग्लादेश में चली जाती है उसे हम गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। लिख लीजिए भाई, पद्मा कहा जाता है। ठीक है, लिखते जाइए, कॉपी में लिखते जाइएगा तो क्या होगा, आपका याद रहेगा। दूसरा क्या है, गंगा नदी को बांग्लादेश में अब डिवाइड हो जाता है, एक चला जाता है भारत में, एक चला जाता है बांग्लादेश में। फरक्का बैराज में डिवाइड किया गया है 60:40 रेशियो पे। ठीक है, चलिए, तो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में पद्मा, यानी गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में चला गया, और भारत में कहा जाता है हुगली, जो अगेन कलकत्ता होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा नाम। एक और क्वेश्चन है जो पूछता है जमुना नदी किसे कहा जाता है भारत में? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को, यहीं लिख लीजिए, काम आएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। जमुना, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है ना? चलिए, हमको देखने दीजिए कुछ। ओके, ओके, और एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ठीक है, ये सब लिखने से ही याद होगा। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा जब बांग्लादेश में जाती है ना, जब बांग्लादेश में मिलती है, बांग्लादेश में, तो इस नदी को क्या कहा जाता है? दोनों को मिलने के बाद ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा मेघना। ठीक है, मेघना कहलाएगा, ये मेघना कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ वही मैं लिख दे रहा हूँ सीधा सीधी यार, ताकि आपका दिमाग में इधर उधर का कुछ जाए ही नहीं, एकदम काम का चीज़ जाए, है ना? आपके पास समय लिमिटेड होता है, मुझे पता है, मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसके लिए मैं सीधा काम का बात करता हूँ। ओके, चलिए, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाता है तो उसे मेघना कहा जाता है। हुगली नदी भारत में आ जाता है। ठीक है, और आपका ये ठीक है, कहाँ जाके निकलता है भाई? क्वेश्चन यही है कि कहाँ जाके निकलता है। ठीक है, कहाँ जाके निकलता है? तो ये बेसिकली आपका वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल, इसको क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, है ना? बंगाल की खाड़ी कहते हैं इसको, वे ऑफ बंगाल। तो ये बेसिकली वहाँ जाके मिल जाता है, वहाँ जाके मिल जाता है। और जब ये मिलता है ना, तो ये जितना भी है ये आपका किसका निर्माण करता है? ये बेसिकली जब जाके मिलता है ना, तो ये बेसिकली निर्माण करती है आपका डेल्टा का, सॉरी, डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है भाई? सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये बंगाल में है। चलिए, तो ये आपका सुंदरवन डेल्टा है, जो कि वेस्ट बंगाल में पार्क भी है, सुंदरवन पार्क। वहाँ पे बंगाल टाइगर रहते हैं ना, रॉयल बंगाल टाइगर उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। अभी इसको हम ना एक काम करते हैं, इसको हम बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा देते हैं। ठीक है, जो जो हमने पढ़ा दिया वो तो ठीक है, और जो नहीं पढ़ा है उसको दिखाते हैं। चलो, अभी लिखिएगा सहायक नदियाँ। तो सहायक नदी तो भाई गंगा पहले तो बना, गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी जब तक बना तब तक तो बना, उसमें बहुत सारा नदी मिला, वो तो आप देख ही रहे हैं, है ना? उसके बाद इसका सहायक नदी है, कुछ कुछ नदी और इसमें आके मिल जाती है। कौन कौन सा? सबसे पहले जो नदी मिलती है, इसका नाम है हम लोग राम गंगा, राम गंगा। ठीक है,
कहाँ पे निकलती है? उत्तराखंड के पास। इसीलिए एक पार्क भी है जिसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में मिलती है। किस जगह पे मिलती है? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। उतना उत्तराखंड में उतना डिटेल में नहीं जाता है। चलो, इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका घाघरा नदी। घा-घ-रा नदी। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ मिलता है? जो मानसरोवर लेक है ना, तो उसका पीक पे एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं गुरला मेंडोटा। गुरला मेंडोटा, गुरला मेंडोटा बेसिकली, है ना, मानसरोवर लेक के पास, मानसरोवर लेक के पास से निकलता है। कौन सा नदी? घाघरा नदी, ठीक है। इसके बाद एक और नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं गंडक नदी। गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बेसिकली तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास से, तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास से निकलती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें एक और नदी आती है जिसको हम लोग कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा आपको पता है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये गंगा पूरा पूरी तो इसी को कहेंगे ना मिला जुला के। तो अब इसके बाद यमुना बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, ठीक है। और एक हो गया चंबल। चंबल, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बेसिकली, है ना, माओ एमपी। एमपी के पास से निकलती है, नियर माओ एमपी के पास। तो ये आप लिख लो भाई, ये लिख लो। रामगंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो गुरला मेंडोटा के पास, जो मानसरोवर लेक है उसके पास से निकलती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास निकलती है। सब जाके कहाँ मिल रही है भाई? गंगा नदी में। तो सब क्या है? गंगा का सहायक नदी। सहायक नदी को ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहा जाता है इंग्लिश में। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकल रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकल रही है, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी। इसके बाद आपका चंबल हो गया, ठीक है। चलिए, अब मुझे नहीं लगता है कि और ज़्यादा इसमें लिखाना कोई ज़रूरत रहेगा। हमको नहीं लगता है कि और ज़्यादा आपको लिखाना ठीक रहेगा। चलिए, कहाँ मिलती है भाई? तो प्रयागराज के पास मिलती है, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अभी कुछ और भी छोटा छोटा नदी है, मैं एक ही बार में लिखा देता हूँ, ठीक है, वही ठीक करता हूँ। मैं एक ही बार में आपको लिखा देता हूँ, ओके। चलिए, सहायक नदियाँ तो लिखा ही दिया, और बाकी यमुना गंगा ये सब तो मैंने लिखा ही दिया। चलो ठीक, ये गंगा नदी वाला आपका क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनता है। एक आध और क्वेश्चन है छोटा मोटा, मैं लिखा देता हूँ। हर नदी से अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा बनता है। अलकनंदा रिवर के बारे में मैंने बता दिया। सतोपत ग्लेशियर फोटो में ही काफ़ी है ना, ये डायग्राम ही काफ़ी है। डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो ये इनफ है आपके लिए, है ना। उसके बाद आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। धौली गंगा, विष्णु गंगा, जोशीमठ विष्णुप्रिया के पास निकलती है। ट्रिब्यूटरी अलकनंदा है, पिंडार नदी है, कर्णप्रिया के सब है। और यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, लिख लीजिए, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लिख ही देते हैं यार, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। चलो, यमुना नदी क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ओके। कहाँ मिलती है भाई? ये प्रयागराज के पास मिलती है ना। कहाँ मिलती है? प्रयागराज। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अभी प्रयागराज नाम दे दिया गया है, ओके, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये तो हो गया, है ना। चलिए, और तो कुछ इसमें है नहीं बड़ा चीज़ क्वेश्चन, है ना। ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रामगंगा के बारे में तो हमने क्या लिखा है, बस काफ़ी है रामगंगा के बारे में। गंडक नदी के बारे में और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है नहीं, इनफ है कहाँ से निकलती है इतना। घाघरा जो है वो मैंने बता ही दिया आपको। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, इंपॉर्टेंट एक आध पॉइंट है वो मैं लिखा देता हूँ, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, ठीक है, एकदम डिटेल, पॉइंट टू पॉइंट। एक नदी है जिसको कहते हैं काली गंगा। काली गंगा।
काली गंगा किसको कहते हैं, तो शारदा नदी को कहते हैं, शारदा नदी को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, काली गंगा कहते हैं, शारदा नदी को काली गंगा कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये शारदा नदी गंडक का सहायक नदी है, गंडक का सहायक नदी कौन है, काली गंगा है, ठीक है, जिसको हम लोग शारदा नदी कहते हैं। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, छपरा के पास मिलता है गंगा नदी में, है ना। चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका शारदा नदी के बारे में तो और तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं। कोसी नदी, ओके, कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कोसी नदी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा है, बहुत ज़्यादा बार पूछा है, सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार क्या होता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक। क्यों भाई इसको ऐसा क्यों कहा गया है, सौरो ऑफ शोक, बिहार का शोक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नदी जो है अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती है हर सीजन में, जिसके कारण बिहार में अक्सर बाढ़ आ जाता है, कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, बस एक ही कारण है इसका, कि इसमें रास्ता डाइवर्ट होते रहता है, चेंज होते रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, हर साल बाढ़ आता है, इसीलिए इसको हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, कहाँ से निकलती है, अगर हम ये लिखा दे तो ठीक रहेगा क्या, माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है ये बताने की जरूरत नहीं, माउंट एवरेस्ट बोल दिया तो आपका नेपाल दिमाग में आ गया होगा। चलिए, माउंट एवरेस्ट के पास से बेसिकली निकलती है। ओके, चलिए मैं देख लेता हूँ मेरे से कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया, इसलिए मैं कॉपी देख देख के बता रहा हूँ पॉइंट, है ना, कि कुछ रह तो नहीं गया। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन है, महानदी, महानदी, महानदी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लैंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है बेसिकली जाके, ये आपका ऑब्वियस सी बात है वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोन नदी, सोन नदी क्या है, मेजरली बैंक ट्रिब्यूटरी है, सोन नदी द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। सोन नदी के बारे में तो और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। चलिए, चंबल नदी, चंबल के बारे में तो लिखा ही दिया यार, और तो कुछ ऐसा पूछा नहीं है। दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर, कुछ पॉइंट ना रह जाए इसकी वजह से थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, ताकि फिर दोबारा मुझे इसमें समय न देना पड़े, एक बार दे दिया तो इनफ है। दामोदर नदी, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, रिफ्ट वैल्यू का फॉर्मेशन करती है, रिफ्ट वैल्यू का फॉर्मेशन करती है, दो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। कहाँ मिलती है जाके, फाइनली, फाइनली ज्वाइंस हुगली, हुगली नदी पे जाके फाइनली मिल जाती है ना। बराकर इसका मेन सहायक नदी है, बराकर नदी, बराकर नदी मेन सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है, सहायक नदी है, ठीक है। बराकर इसका मुख्य सहायक नदी है। ओके, बराकर में एक बड़ी कंपनी जो है डीवीसी, डीवीसी का मतलब है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कभी पूछ देता है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कहाँ बसा हुआ है, तो दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ, बराकर नदी के किनारे, दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, वहीं पे बसा हुआ। इसको हम लोग कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बंगाल। क्यों कहते हैं भाई, सौरो ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, इसका भी सेम कंडीशन है भाई, पानी आता है तो पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इधर उधर डाइवर्ट कर जाता है अपना रास्ता, तो उसके कारण बंगाल का जो आसपास का गांव है नदी के इलाका वाला, उसमें बाढ़ आ जाता है, इसलिए इसे सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। सौरो ऑफ बंगाल दामोदर नदी, सौरो ऑफ बिहार कोसी नदी, तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं घुस गए हैं, नहीं नहीं, एकदम टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाए हैं भाई। नदी वाला टॉपिक देख लीजिएगा, एक हम इससे पहले पढ़ाए हैं और एक आज हम पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए, ब्रह्मपुत्र रिवर, अब आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हिमालयन रिवर को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, हिंदू नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। हिंदू नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। पहले मैंने बताया कि रिवर सिस्टम भारत का दो भाग में बांटा गया है। अगर मैं रिवर सिस्टम भारत की बात करूँ, रिवर सिस्टम इन इंडिया, वो वीडियो जाके ज़रूर देखो ना यार, वीडियो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
रिवर सिस्टम को मैंने बताया कि एक तो हिमालयन रिवर हो गया, हिमालयन रिवर, और दूसरा हो गया पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर, जिसमें हिमालयन रिवर को मैंने आज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंप्लीट करूँ। इंदस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र है तो वो निपटा ही देंगे, और दूसरा पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, तो ये दो वीडियो, 2 से 3 लेक्चर देख लीजिएगा, आपका पूरा ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से टू द पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इधर उधर का कुछ बात नहीं कर रहा, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलिए, ओके ओके। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, हिमालयन रिवर की ये भी एक नदी है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहला तो सवाल ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ना। तो ये बेसिकली निकलती है आपका चेमा यून, इसका स्पेलिंग भी याद नहीं होता, युंगदुंग, चेना युंगदुंग ग्लेशियर, जो कहाँ पे पड़ता है ना। ये बेसिकली आपका मानसरोवर के पास पड़ता है, मानसरोवर लेक के पास पड़ता है। तो बताने की जरूरत नहीं है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है भाई? सबसे पहले चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। जैसे मैंने बताया, हिमालयन रिवर जब भी कहीं से निकलेगी, बड़ा बड़ा नदी जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा नदी है, इंडस नदी है, ये सब कहीं ना कहीं कोई ग्लेशियर से फट के निकलेगा। तो ये कौन सा ग्लेशियर से निकलती है? चुम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अब नाम ऐसा है तो भाई हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद इसका लंबाई, इसका लंबाई कितना होता है? तो इसका लंबाई होता है 1200 किलोमीटर। गंगा नदी का लंबाई कितना बताया? 2525 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा दोनों का लंबाई। ओके, तो इसका लंबाई बेसिकली आपका 1200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ठीक है, चलिए, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट काम का चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, इधर उधर का कोई बात नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो भारत में आके मिलती है। ठीक है, भारत में निकलती है, मतलब निकलती है बेसिकली सांगपो नदी के नाम से, है ना, सांगपो नदी के नाम से, है ना। लेकिन जो आपका सांग और दिहांग, सांग और दिहांग, है ना, दिहांग से निकलते हुए ये भारत में इंटर करती है, इंडिया से इंटर करती है, इंडिया में इंटर करती है। कहाँ से? सादिया टाउन, सादिया टाउन भारत में, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि सांगपो नदी इसको स्टार्टिंग में कहते हैं जब ये निकलती है, इसके बाद ये सांग दिहांग होते हुए इंटर करती है भारत में। भारत में जैसे इंटर करती है इसको ब्रह्मपुत्र नदी कह दिया जाता है। ठीक है, और भारत के बाद जैसे ये बांग्लादेश में जाती है तो इस नदी को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में क्या कहते हैं, बताइएगा कमेंट करके। इतना हम आप पे छोड़ते हैं। चलिए, तो बेसिकली सांगपो नदी जो है भारत में इंटर करती है सांडिया टाउन में, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट रह ना जाए इसके लिए थोड़ा कॉपी वॉपी देखना पड़ रहा है हमको। ओके, ये ना सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रिवर, रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन करती है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन करती है, जिसका नाम क्या है? माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड। ठीक है, माजुली आइलैंड इसको कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं माजुली आइलैंड। और न जाने 50 बार ये पूछ चुका है कि माजुली आइलैंड कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा नदी के कारण बनता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, चलिए, तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक आध पॉइंट थोड़ा बहुत पॉइंट था। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको कहते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको हम लोग कहते हैं। साउथ वेस्ट में जाता है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। जितना भी नदी इधर से ऑरिजिनेट हो रहा है ज़्यादातर बंगाल का खाड़ी में जाके मिलता है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपका याद हो गया होगा आई थिंक। ब्रह्मपुत्र रिवर कुछ ज़्यादा है नहीं, मैंने पहले ही लिखवा दिया है तो, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो अब अभी देखिएगा कि आपका तीनों का तीनों रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है आज, मतलब हिमालयन रिवर का तीनों नदी कंप्लीट होता है। अगला क्लास में पेनिनसुलर रिवर पे लूंगा, बड़ा ही डिटेल में देखना, क्योंकि रिवर से एक आध क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, रिवर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।